नमस्कार दोस्तों, इन्वायरमेंट साइंस के सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म इन्वारो अकेडमी पे मैं सत्येंद्र चौधरी आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जो वैकेंसीज़ आई हैं जेएसओ जेईई के लिए, उसकी तैयारी के लिए लेक्चर बना रहे हैं। हम ईआईए पे डिस्कशन कर रहे हैं। 4 लेक्चर हम बना चुके हैं, ये हमारा 5वां लेक्चर है और इस लेक्चर में हम ईआईए वाला जो टॉपिक है इसको ख़त्म कर देंगे। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जब भी कोई कंपटीशन एग्ज़ाम आपको क्लियर करना हो तो उसकी तैयारी सही दिशा में हो रही है या नहीं हो रही है। तो उसके लिए आपके व्यूज़ मुझे मिलना बहुत ज़रूरी है कि आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आपके व्यूज़ जितने मुझ तक पहुँचेंगे उतना ही बेहतरीन प्रयास मैं करूँगा सही दिशा में। बिकॉज़ क्वेश्चन कैसे आने हैं, कहाँ से आने हैं, ठीक है, सब कुछ हमें पता है। ये हम पहली बार नहीं कर रहे हैं, बट आपकी कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है हमारे साथ में। जब तक आप हमसे जुड़ेंगे नहीं, अपने व्यूज़ हमें देंगे नहीं, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि किस हद तक मैं आपको समझा पा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद में आप अपने बिल्कुल सही व्यूज़ मुझे बताएंगे कि सर इतना समझ में आया है, इतना समझ में नहीं आया है, कोई टॉपिक रिपीट करना है, क्या मुझे एक पूरा लेक्चर लगभग 2 ढाई घंटे का इस पे बनाना चाहिए, ईआईए का शुरू से लेके ईआईए की डेफिनेशन से लेके और लास्ट टॉपिक जो आपके सिलेबस में दिया है वहाँ तक। ठीक है, क्या मुझे सैम्पल क्वेश्चन की एक सीरीज़ बना के शेयर करनी चाहिए? ये सब चीज़ें आप मुझे बताओगे नहीं तो मैं कैसे पता चलेगा मुझे? ठीक है, सिंपली आपने व्यू दे दिया, अपना देख लिया वीडियो, ठीक है। तो अगर मैं देखूं कि मेरे कमेंट बॉक्स में कितने लोग एक्टिव हैं, तो इतने लोगों के लिए इतनी मेहनत करना मुझे लग रहा है कि सूटेबल नहीं रहेगा मेरे लिए। मैं जेआरएफ के बच्चों की तैयारी कराऊंगा और अपना गेट के बच्चों की तैयारी कराऊंगा। वो एग्ज़ाम तो साल में 2 बार होने हैं। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, आपके व्यूज़ मिलना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कमेंट बॉक्स आपके पास में है, मुझे बताइए कैसा आपको लेक्चर लगता है, कैसे कितना समझ में आया और हमें और क्या प्रयास करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम इस वीडियो में सिंपली जो आपका लास्ट टॉपिक है, डिफरेंट टाइप के इन्वायरमेंट जो हैं, लाइक आपका एयर इन्वायरमेंट है, सोयल इन्वायरमेंट है, नॉइस इन्वायरमेंट है, बायोटा इन्वायरमेंट है, इसकी असेसमेंट के दौरान कौन कौन से पॉइंट जो हैं वो ध्यान में रखने चाहिए, इस पे बात करेंगे। ये लास्ट टॉपिक है जैसा मैंने बताया आपके सिलेबस का। तो आप हमसे जुड़े रहिए और लगातार तैयारी करते रहिए। वैलिड क्वेरी जो आपकी है, डेफिनेटली मैं उसको देखता हूँ, रिप्लाई कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, और उसके बाद में वैसे ही मैं इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं, जेआरएफ के बच्चे इन्वायरमेंट के, वो मुझे जानते हैं, जुड़े हुए हैं। कुछ नए स्टूडेंट जो अलग ब्रांचेस से हैं, वो पहली बार शायद मेरा वीडियो देख रहे होंगे। तो मैं हर क्वेरी को देख के उस पर ज़रूर अमल करता हूँ। तो इस तैयारी में भी 100 पोस्ट हैं दोस्तों। 100 पोस्ट बहुत एक बड़ा नंबर है, ठीक है, और हमें तो एक ही चाहिए। ठीक है, हमें 100 से मतलब नहीं है, हमें तो केवल एक के लिए फ़ाइट करना है, एक इंडिविजुअल के लिए। एक इंडिविजुअल वैकेंसी, एक नंबर ही काफ़ी है। तो उसके लिए अगर तैयारी सही होगी, सही दिशा में तैयारी होगी, तो डेफिनेटली हमारा सिलेक्शन होता है। मोटिवेटेड रहिए, मुझे भी मोटिवेटेड कीजिए, और यहाँ पे मोटिवेशन का एक ही ज़रिया है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि मुझे ये लगता रहे कि हाँ, आप मुझसे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले इस वीडियो में मैं बात करना चाहूँगा कि भाई ये तो हमने देख लिया क्या क्या उसका जर्नल प्रोसेस है, क्या क्या उसमें चेंजेस हुए, कैसे वो काम करता है। अब हम एक एक इन्वायरमेंट की बात करेंगे, जैसे कि एयर इन्वायरमेंट की। जब हम एयर इन्वायरमेंट को देखेंगे तो कौन कौन से पॉइंट, कौन कौन से मेजर सेक्टर हमारे दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ इम्पैक्ट जोन एंड डेवलपिंग ए मॉनिटरिंग नेटवर्क। मॉनिटरिंग नेटवर्क से आपका क्या मतलब है, क्या समझते हो आप इससे? अगर आपको यही नहीं पता कि आपने किस एरिया में काम करना है
और किस एरिया में आपने मॉनिटरिंग स्टेशन रखने हैं, तो आप कभी भी एयर को सही से मॉनिटर नहीं कर सकते। तो इसके लिए सबसे पहला आपका काम क्या है कि जहाँ पे असर हो सकता है, ठीक है, इम्पैक्ट जोन का मतलब है जहाँ पे असर हो सकता है उसको आपने देखना है। तो जो हमारे मालिक हैं प्रोजेक्ट के, जिन्होंने ये शुरू किया है, टिंकू जी, तो टिंकू जी ने ये चीज़ अपने कंसल्टेंट को या किसी जो भी काम कर रही है उसको और ये चीज़ ध्यान में रखते हुए वो उसे बताएगा कंसल्टेंट कि भैया इतना एरिया जो है हम कवर करेंगे क्योंकि ये नॉर्म्स में है, ठीक है। वो भी अपने आप से नहीं बताएगा, जो नॉर्म्स में दिया हुआ है वही वो उसको बताएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक अच्छा मॉनिटरिंग नेटवर्क जो है वो बनाओ कि जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उतना ही एरिया कवर होगा और उतने ही उसके नेगेटिव इम्पैक्ट आएंगे। सिंपल सी चीज़ है, छोटी सी फैक्ट्री है तो उसका इम्पैक्ट कम एरिया में होगा, और वहीं पे आप लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, इनकी बात करोगे तो डेफिनेटली इनका जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा होगा। तो ये आपने देख लिया, सबसे पहले इम्पैक्ट जोन देख लिया, उसके बाद में एक मॉनिटरिंग नेटवर्क देख लिया कि कहाँ कहाँ पे हमने सैम्पलिंग करनी है। अब जो प्रोजेक्ट लगने से पहले की स्थिति है वो देखना बहुत ज़रूरी है, मॉनिटरिंग उसकी होना बहुत ज़रूरी है कि जो अभी वहाँ पे एयर क्वालिटी है, ये एयर इन्वायरमेंट की बात हो रही है तो हम केवल एयर की ही बात करेंगे, तो उस एरिया में 7 से 10 किलोमीटर का एरिया जो होगा साइट का, ठीक है, उस साइट के 7 से 10 किलोमीटर के एरिया में अभी प्रोजेक्ट लगने से पहले एम्बियंट एयर क्वालिटी क्या है, ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक। अब सिंपल सी चीज़ है, आपने एक फ़ोन लिया, ठीक, वो फ़ोन लेके आपने वहाँ खोल के नहीं देखा, चला के नहीं देखा, डब्बा भी नहीं खोला है, आप उसे घर ले आए, घर ले जाके आपने देखा कि इसकी तो स्क्रीन टूटी हुई है। आप गए, जाके आपने शॉपकीपर से कहा भाई इसकी तो स्क्रीन टूटी हुई है, तो बोलेगा ना जी मैंने तो ठीक दिया था और ये तो आपने तोड़ दी, मैं तो उसे रिटर्न नहीं करूँगा, ठीक। अब सिंपल सी चीज़ है, अगर आप वहाँ पे से खोल के देख लेते, चेक करते, तो क्या होता, आप उसे बता देते कि भाई ये जो स्क्रीन है ये टूटी हुई है, तो इसको बदल दे। बट वो चीज़ क्यों नहीं हुई, क्योंकि आपने खोल के नहीं देखा है। तो वैसे ही जब आप प्रोजेक्ट लगा रहे हो तो वहाँ की एयर क्वालिटी अभी क्या है ये पता होना बहुत ज़रूरी है, वरना प्रोजेक्ट लगते ही लोग क्या कहेंगे कि भाई आपने तो हमारे यहाँ की हवा ख़राब कर दी, आपकी फैक्ट्री की वजह से सब कुछ हो रहा है। अगर आपके पास में पहला डाटा है तो आप क्या कहोगे कि भाई देखो पहले स्थिति ये थी और आज स्थिति ये है, इसका मतलब ये है कि पहले अगर पर्टिकुलेट मैटर 100 थे और आज भी 100 हैं, तो मेरी वजह से नहीं हो रहा है, ये जो हो रहा है ये सब पहले से ही ऐसा था। इसीलिए प्रोजेक्ट लगने से पहले क्या स्थिति है उसका आपको ज्ञान होना ज़रूरी है। उसके लिए प्रोजेक्ट अभी आपने लगाया नहीं है, वहाँ पे आपने लगाना है, तो उस एरिया की एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कर लोगे आप, एम्बियंट एयर की, कि वहाँ पे प्रोजेक्ट लगने से पहले क्या स्थिति है, जिससे कि आप एक सही कंपैरिजन कर सको, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, मॉनिटरिंग द साइट स्पेसिफिक मेट्रोलॉजिकल डाटा, कि आपने वहाँ का मेट्रोलॉजिकल डाटा इकट्ठा करना है। मेट्रोलॉजिकल डाटा क्या होता है भाई, वहाँ पे विंड स्पीड क्या रहती है, डायरेक्शन क्या है, ह्यूमिडिटी कितनी है, एम्बियंट टेम्परेचर क्या है वहाँ पे, और किस टाइम पे वहाँ पे इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, ठीक है। इन्वायरमेंट वालों को तो ये टर्म थोड़ी फेमिलियर होगी, बहुत एक ही टर्म है बट बहुत ही ब्रॉड चीज़ ये अपने आप में समाये हुए है। बहुत ही ये कहिए कि एक छोटी सी चीज़, एक छोटी सी टर्म है बट ये बहुत चीज़ें डिटरमिन करती है।
अगर सिंपल सी भाषा में एक लाइन में कहूँ कि इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, कि किस गति से, किस स्पीड से या किस दर से, सही टर्म होगी, किस दर से टेम्परेचर बदल रहा है। ठीक है, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं किस रेट से टेम्परेचर कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका इन्वायरमेंटल लैप्स रेट। तो इसका लिए आपको साइट पे अभी मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर क्या है। सपोज करो आपने एक एयरपोर्ट बनाना है, तो एयरपोर्ट बनाने के लिए बहुत लंबे टाइम तक आपको ये देखना होता है कि भाई यहाँ पे विंड स्पीड कितनी है और किस डायरेक्शन में विंड है जो ज़्यादा चलती हैं। क्योंकि जब जहाज यानी कि आपके जो एरोप्लेन है वो फ्लाइट भरेंगे और उतरेंगे, उस टाइम पे एयर की वेलोसिटी, एयर का फ्लो जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, कि किस वेलोसिटी से, किस फ्लो रेट से आपका किस डायरेक्शन में विंड चल रही है, और ये सब देखना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ ज़रा सा कुछ हुआ तो पता चला कि आपका एरोप्लेन हवा में ही कहीं क्रैश हो गया। तो ये सब पहले से वो कई साल तक डाटा इकट्ठा करते हैं। ठीक है, वैसे ही ह्यूमिडिटी, सपोज करो आपकी कोई केमिकल इंडस्ट्री है और वो केमिकल इंडस्ट्री से चिमनी से थोड़ा बहुत केमिकल निकल रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत निकलता ही है जब केमिकल है, ऐसा तो नहीं कि भाई ज़ीरो हो जाएगा। वो अभी ऐसी टेक्नोलॉजी इंडिया वाले कम ही यूज़ करते हैं। तो वो बाहर निकल के वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, उस केमिकल ने जो एयर मॉइस्चर है यानी कि ह्यूमिडिटी है उसके साथ में रिएक्ट कर लिया और रिएक्ट करके कुछ और कंपाउंड बना दिया, या उसको एसिड रेन की फॉर्म में या कैसे भी उसका इम्पैक्ट बढ़ा दिया। तो ये सब जांचना बहुत ज़रूरी है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हम क्या बनाएंगे, हमारी फैक्ट्री में क्या चीज़ बनेगी, कितना केमिकल उड़ेगा, वहाँ का ह्यूमिडिटी अगर है तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे, ये सब क्या आएंगे, मेट्रोलॉजिकल डाटा में आएंगे। ठीक है, तो इसके अलावा कि भाई आपकी जो प्लांट है, साइट, कोई भी प्रोजेक्ट कहिए, उसमें कितना धुआं निकलेगा या कितना आप पोल्यूशन रिलीज होगा, ये सब आप एस्टिमेट लगाओगे उसका। ठीक है, अब भाई एस्टिमेट कैसे लगाओगे, जैसे कि एम्बिएंट एयर में क्या किया, भाई पहले ही हमने ये कर लिया, वहाँ पे उनका डाटा इकट्ठा कर लिया। अब सपोज करो कि भाई टिंकू जी ने फर्टिलाइज़र की फैक्ट्री लगानी है, तो टिंकू जी आज रोज़ जो है वो 100 टन फर्टिलाइज़र बनाएंगे। तो वो क्या करेंगे, वो वहाँ पे जाएंगे किसी दूसरे एरिया में, किसी दूसरी फैक्ट्री में, और देखेंगे कि सेम फर्टिलाइज़र बनाने वाली कंपनी जो जिसकी क्षमता इतनी है वो कितना धुआं रिलीज़ कर रही है या कितना पोल्यूशन रिलीज़ हो रही है। तो उससे एस्टिमेट लग जाएगा। इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि वो कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो एरिया है, जिस एरिया में फैक्ट्री लगेगी, ठीक है, उसको, उस एरिया में एयर इमिशन जो हो रहा है उसको आप आइडेंटिफाई करोगे, क्वांटिफाई करोगे और इवेल्युएट करोगे सारे इमिशन जितने भी हैं। ठीक है, इसमें आपके व्हीकुलर ट्रैफिक भी आएगा, सब चीज़ आप करोगे और ये सब चीज़ देखोगे, आइडेंटिफाई करोगे, क्वांटिफाई करोगे, इवेल्युएट करोगे जितने भी सारे एयर इमिशन हो रहे हैं। ठीक है, उसमें आपका ये ट्रैफिक का भी आ जाएगा। और उसके बाद में इनको इकट्ठा करके ये देखोगे कि भैया इनका कितना तो ये आपका इमिशन हो रहा है और इसका कितना इम्पैक्ट है। ठीक है, ये सब डाटा आप रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपकी फैक्ट्री नहीं धुआं निकालना है। बहुत सारी चीज़ें होंगी जहाँ भी आप फैक्ट्री लगाओगे, उनकी वजह से क्या कितना धुआं निकलेगा, कितने पोल्यूशन होगा, ये सब भी देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एम्बिएंट एयर क्वालिटी में आपका जितने भी मॉडल वगैरह यूज़ होते हैं, ठीक है, उनके हिसाब से आप सारा इमिशन देख लोगे। ठीक है, जितने भी सोर्सेज आए, आपके पॉइंट सोर्स हो गया, लाइन सोर्स हो गया, एरिया सोर्स हो गया। ठीक है, कि भाई पॉइंट सोर्स थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये आपका पॉइंट सोर्स है कि भाई इस पॉइंट से पोल्यूशन आ रहा है। ठीक है,
लाइन सोर्स, ये आपका लाइन सोर्स है जी कि इस एरिया से पोल्यूशन आ रहा है। एरिया सोर्स, ये आपका एरिया सोर्स हो गया कि इस एरिया से पोल्यूशन आ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से इनको हमने अलग अलग मॉडल लगा के देख लेना है। मैथमेटिकल मॉडल्स यूज़ होते हैं, ठीक है, पॉइंट सोर्स के लिए, लाइन सोर्स के लिए, एरिया सोर्स के लिए, कि भाई इस एरिया में कितना पोल्यूशन हो रहा है। तो आजकल तो सब कुछ कंप्यूटर पे होता है, कंप्यूटर में डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, उनकी हेल्प से हम देख लेते हैं। अब ये करने के बाद में, ठीक है, आप ये देख लिया आपने कि भाई पोल्यूशन कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है। आप अच्छी एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस जो है वो देखोगे, ठीक, और वो देखने के बाद में आपने उनकी एडिक्वेसी देखनी है। एडिक्वेसी देखनी है मतलब कि इवेल्युएट करने की, भाई ये जो मैं मशीन लगा रहा हूँ धुआं कैप्चर करने की, डस्ट कैप्चर करने की, वॉट एवर, ठीक है, वो कितना काम कर रही है। जो पोल्यूशन निकल रहा है मेरे फैक्ट्री से, क्या वो इसके लिए अप्रोप्रिएट है। सपोज करो कि भाई आपकी फैक्ट्री से केवल डस्ट निकल रही है, तो आप साइक्लोन सेपरेटर लगा दोगे, ठीक है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। साइक्लोन सेपरेटर मतलब जो ये कैप्चर करती है, डस्ट कैप्चर करती है, बट आपकी इंडस्ट्री से निकल तो रहा है गैसियस पोल्यूशन ज़्यादा, जिसमें कि आपकी डस्ट तो है नहीं पर गैस ज़्यादा है। तो आपने उसके लिए साइक्लोन सेपरेटर लगा दिया, और आपकी गैस भी कौन सी निकल रही है, SO2। SO2 ने मॉइस्चर के साथ में रिएक्ट करके बना दिया सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड पहले तो काम नहीं करेगी मशीन उसके लिए, और उस सल्फ्यूरिक एसिड ने उसको गला दिया, ठीक है। अब देखो भाई, मैं कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल सिंपल सी टर्म यूज़ करने की, इनको थोड़ा सा आपने टेक्निकली समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि आपके लिए ये टर्म्स जो अदर ब्रांचेस हैं थोड़ी फेमिलर नहीं है। बट ये आपका साइक्लोन सेपरेटर जो हो गया, स्क्रबर जो हो गया, ये हम एयर पोल्यूशन में डिटेल में पढ़ेंगे, बट ये सब ये में डेफिनेटली आपको बताना पड़ता है। तो इस टाइप से आप ये सब देखोगे कि भाई एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड जो हैं उसके अकॉर्डिंग आप APCD कई बार यूज़ हो चुका है वर्ड, एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस जो हैं जो लगाई हैं वो सही काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, उनकी एडिक्वेसी आप इवेल्युएट कर लोगे, देख लोगे, और उसके बाद में आप मिटिगेशंस मेजर जो हैं उन सब पे ध्यान में रखते हुए अपना एयर इन्वायरमेंट को बिल्कुल कंट्रोल्ड कंडीशन में, भाई देखो धुआं किसी के कंट्रोल में नहीं होता है, बट फिर भी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपना जो भी आपका एयर का इन्वायरमेंट है उसकी असेसमेंट करोगे। तो यहाँ तक जितने पॉइंट्स मैंने एयर इन्वायरमेंट के असेसमेंट के लिए बताए हैं आपको, मैं उम्मीद करता हूँ क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं नॉइस इन्वायरमेंट। अब वही चीज़ है, एयर की जगह भी नॉइस को आप रिप्लेस कर दो सारी जगह पे। प्रोजेक्ट से पहले कितना नॉइस है, प्रोजेक्ट लगने के बाद में कितना नॉइस होगा, कौन कौन सी एक्टिविटी से नॉइस निकलेगा, क्या वहीकुलर मूवमेंट की वजह से कितना नॉइस है तो कितना है, ठीक है, और उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है हमारे सराउंडिंग इन्वायरमेंट पे, और उसको कम करने के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है। ये सब आपके नॉइस इन्वायरमेंट असेसमेंट में आएगा। जैसे मैंने एक वर्ड यूज़ किया था ग्रीन बेल्ट, कि भैया ग्रीन बेल्ट लगाना ज़रूरी होता है इंडस्ट्री के चारों तरफ। वो ना केवल आपके ग्रीनरी को बढ़ाती है, वो गैसियस पोल्यूटेंट को भी कंट्रोल करती है, एक्सेस वाटर भी से आपसे इरिगेट कर सकते हो, और नॉइस भी जो है वो कम करती है। तो इस टाइप से सारे मिटिगेशन मेजर जो नॉइस कंट्रोल के लिए आप यूज़ कर सकते हो इन द कैंपस, इन द इनसाइड द एरिया ऑफ द इंडस्ट्री, वहाँ पे अगर नॉइस है तो उसको रिड्यूस करने के लिए आपने क्या किया है, ठीक है। सब चीज़ें आप जो है इस असेसमेंट में दिखाओगे। वाटर इन्वायरमेंट, भाई वाटर एक बेसिक इनपुट है किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी प्रोजेक्ट में। अगर आप बड़े प्लांट्स की बात करो, बड़े प्रोजेक्ट की बात करो, लाइक थर्मल पावर प्लांट, लाइक आपका हाइड्रो पावर प्लांट,
ठीक है, उनमें तो कितना वाटर चाहिए, ठीक है, वो आपको पता ही है। बट छोटी छोटी इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री हो, वहाँ पे वाटर इनपुट एक बेसिक कंपोनेंट है। तो सबसे पहले तो वहाँ पे प्रोजेक्ट से पहले ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर जो रिसोर्सेज हैं उनकी क्वांटिटी कितनी है, क्वालिटी कैसी है, ये सब आपने देख लेना है। उसके बाद में क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, ठीक है, जब आप पानी को यूज़ करोगे, इसे पंप करोगे, उसका उस एरिया पे जहाँ पे अपने प्रोजेक्ट लगाना है वहाँ पे उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। उनकी आप क्वांटिटी जो है वाटर की वो देख ली, उसके क्या कैरेक्टर हैं ये देख लिए, आपका जो वेस्ट वाटर है उसकी क्वांटिटी कितनी है ये देख लिया, उसके कंपोनेंट कौन कौन से आएंगे ये देख लिया, लाइक आपका टॉक्सिक कंपाउंड उसमें है या नहीं है, अगर है तो कितनी अमाउंट में है, ये सब आपने देख लेना है। तो सबसे पहले तो अपने प्रोजेक्ट से पहले, लगाने से पहले देख लिया कि उसकी क्वांटिटी कितनी है, क्वालिटी कैसी है। फिर आपने ये देख लिया कि भाई आपके इंडस्ट्री से, फैक्ट्री से कितना वेस्ट वाटर निकलेगा, वेस्ट वाटर में कौन कौन से टॉक्सिक कंपाउंड हो सकते हैं, और उन टॉक्सिक कंपाउंड को आपने बिल्कुल एक्यूरेटली क्वांटिफाई कर लिया। इसके बाद में आप क्या करोगे, उसके बाद में आप पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम लगाओगे। अगर उस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से काम नहीं चल रहा है तो उसमें आप मॉडिफिकेशन देखोगे कि आपको क्या क्या मॉडिफाई करना है। और जब आपने वाटर ट्रीट कर लिया, ट्रीट करने के बाद में अपने वाटर को डिस्चार्ज किया, तो डिस्चार्ज करने के बाद में उसकी जो क्वांटिटी है वो किस क्वांटिटी में आप डिस्चार्ज करोगे और कहाँ पे डिस्चार्ज करोगे, उसकी क्वालिटी क्या होगी, और जहाँ भी आप उसे डिस्चार्ज कर रहे हो, डिस्चार्ज करने वाला जो एरिया है वहाँ पे आपने कितना वेस्ट, कितना टॉक्सिक कंपाउंड डिस्चार्ज कर दिया, उसको आप क्वांटिफाई करोगे। और क्वांटिफाई करने के बाद में आप ये देखोगे कि इसका क्या इम्पैक्ट है। और फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपने क्या कोशिश करनी है कि भाई जो आपका वेस्ट वाटर निकल रहा है उसको आप कहीं और यूज़ कर लो। जब आप इसका अपने वाटर को, जो वेस्ट वाटर को रिलीज जो हो रहा है उसको आप यूज़ करते हो, तो उसके लिए बेसिकली दो जगह यूज़ करते हैं, दो साइंटिफिक टर्म यूज़ करते हैं। तो आप उसे रिसाइकिल करते हो या उसे आप रीयूज़ करते हो। रिसाइकलिंग करना मतलब कहीं और लगा देना, रीयूज़ करना किसको ट्रीट करके फिर से अपने प्रोसेस में आप लेके आ रहे हो। तो ये हुआ आपका वाटर इन्वायरमेंट असेसमेंट से रिलेटेड चीज़ें। पॉइंट टू पॉइंट समझना है क्योंकि क्वेश्चन आपका आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, तो अब बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट असेसमेंट को ध्यान में रखना है, आपने क्या क्या चीज़ें करनी है उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि वहाँ पे कितना फौना है, कितना फ्लोरा है, ठीक है। फौना का मतलब क्या होता है, कितने टाइप के एनिमल्स हैं, और फ्लोरा का मतलब ये है कि कितना वहाँ पे आपके वनस्पति हैं, यानी कि आपके प्लांट्स की किस टाइप के हैं, उसका पूरा सर्वे कर लेना है। उसके बाद में आपने ये देख लेना है कि भाई कौन सा फौना, कौन सा फ्लोरा जो है किस सीज़न में ज़्यादा होता है। सिंपल सी चीज़ है, कुछ आपको पता ही है कि सीज़न होते हैं हर चीज़ का, और उस सीज़न पे आपकी ज़्यादा फ्लावर्स आते हैं और ज़्यादा ग्रोथ होती है। कुछ किसी में पतझड़ में पतझड़ में आपके पत्ते गिर जाते हैं। ये सब चीज़ें, इसका आप कंप्लीट सर्वे करोगे, कितना एनिमल है वहाँ पे, कितना प्लांट है, किस टाइप का आपके पास में प्लांट है। सपोज़ करो कि आपके का एक स्टोन क्रशर है, स्टोन क्रशर से डस्ट उठेगी, डस्ट उठ के वो कहाँ जाएगी, आसपास के एरिया में, आसपास का एरिया में आपके जो प्लांट हैं उनकी पत्तियों पे बैठ जाएगी। उनकी पत्तियों पे बैठने की वजह से क्या होगा, उनमें फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि जो लीफ की सरफेस है उस पर तो डस्ट आ गई है भाई, तो वो अच्छे से काम नहीं करेंगे। धीरे धीरे जो प्लांट है वो वहाँ पे डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। और बहुत सारे ऐसे आपके एनिमल्स हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो उन प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं। तो जब वो प्लांट्स ही नहीं होंगे तो डेफिनेटली उन पे भी फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा अब बहुत सारे ऐसे आपके छोटे साइज़ के जो एनिमल्स हैं, छोटे साइज़ के जो ऑर्गेनिज़म हैं,
डस्ट का उन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। धीरे धीरे वहाँ पे बटरफ्लाई आनी कम हो जाएंगी, बटरफ्लाई आनी कम होंगी तो पोलिनेशन जो है वो कम हो जाएगा, पोलिनेशन कम जो होगा तो डेफिनेटली वहाँ का जो बायोटा है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। इन सभी का असेसमेंट, पोटेंशियली क्या डैमेज हो सकते हैं आपके टेरेस्टेरियल और एक्वेटिक फौना फ्लोरा पे ड्यू टू द डिस्चार्ज ऑफ द एफ्लुएंट यानी कि आपका वेस्ट वाटर, गैसियस एमिशन, जो भी आपका हो रहा है उस एरिया में पोल्यूशन आपके प्रोजेक्ट की वजह से, उसका क्या इम्पैक्ट होगा। इसके अलावा आपने लैंड यूज़ पैटर्न को देखना है कि क्या क्या चेंज उसमें हुई है, इन सभी की जानकारी आप उसमें देख लोगे। इसके अलावा जो भी एक्वेटिक मरीन फौना फ्लोरा है उन सब में आपका फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन आपने देखना है कि वो किस तरह से वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और क्या क्या उनमें चेंजेस आएंगे आपके प्रोजेक्ट की वजह से। ठीक है, सपोज़ करो आपने थर्मल पावर प्लांट लगाना है, थर्मल पावर प्लांट के लिए आपने जो कूलिंग के लिए वाटर यूज़ कर रही हो सीधा उसको पंप कर रहे हो आप किसी नहर से, उस ठीक है उस नहर से आपने या कैनल से पानी उठाया, पानी उठा के आपने उसको यूज़ कर लिया, यूज़ करने के बाद में गर्म पानी को उसमें डिस्चार्ज कर दिया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, पानी का जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो जितने भी उसमें फिशेज़ हैं या मरीन ऑर्गेनिज़म हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज़म हैं, तो भैया उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, धीरे धीरे उन्हें गर्म, पहले वो एक कॉमन टेम्परेचर में रहते थे, वो गर्म टेम्परेचर में रह रहे हैं, गर्म पानी में रह रहे हैं, तो उनकी जो बेसिक एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी की वजह से लैक ऑफ ऑक्सीजन, सफोकेशन फील करेंगे, बहुत सारे इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, आपने प्रिडिक्ट करना है कि भाई बायोलॉजिकल स्ट्रेस क्या होगा आपके इम्पैक्ट जोन में ड्यू टू योर प्रपोज प्रोजेक्ट, और उनको आप कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, ये सब भी आपने बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में देखना है। तो ये हुई आपकी बायोलॉजिकल इन्वायरमेंटल असेसमेंट। अब बात करते हैं सोशियो इकोनॉमिक और हेल्थ इन्वायरमेंट। ठीक है, या कल्चर से रिलेटेड। अब जहाँ भी आप प्रोजेक्ट लगा रहे हो वहाँ पे सपोज़ करो बड़े प्रोजेक्ट है, कोई आपका अपने हाइड्रो पावर प्लांट लगाना है, हाइड्रो पावर प्लांट जो है सपोज़ करो अपने उत्तराखंड में लगाना है, उत्तराखंड में आपने देखा कि भाई यहाँ पे ये सूटेबल साइट है, बहुत सारा पानी है, गंगा से पे हम एक डैम बनाएंगे और डैम बना के यहाँ पे हम अपना हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट है वो शुरू करेंगे। तो आप वहाँ के जो ये लोग हैं उनसे रिलेटेड डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा आपको, कितने गांव हैं, उन गांव में कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, वो सब डाटा आप इकट्ठा करोगे। इसके अलावा वहाँ पे कोई बीमारी तो नहीं हुई, बीमारी हुई है तो ऐसी एपिडेमिक बीमारी, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका मलेरिया हो गया, ठीक है, या वहाँ के लोगों में भुखमरी खाने की कमी की वजह से कोई बीमारी हो, या वहाँ पे आपका फ्लोरोसिस हो, या आर्सेनिक की वजह से कोई बीमारी ना हो, तो ये सब डाटा आप वहाँ पे इकट्ठा करोगे। और मोर्टेलिटी रेट कितना है वहाँ पे, बच्चे कितने मरते हैं, बूढ़े कितने मरते हैं, जवान कितने मरते हैं, ये सब आप देख लोगे। इसके अलावा प्रोजेक्ट की वजह से किसी के हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ये सब चीज़ें आप देख लोगे और कोशिश करोगे कि कम से कम इफ़ेक्ट जो है वहाँ के लोगों पे पड़े। वहाँ के जो हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल साइट हैं, जो वहाँ का कल्चर है, उस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये सब चीज़ें भी आप सोशो इकोनॉमिकल कल्चर और हेल्थ इन्वायरमेंट के असेसमेंट के दौरान देख लोगे। पूरा का पूरा एक आप सर्वे करोगे और फिर लोगों को ये बताओगे, जो भी आपकी एजेंसी है उसको बताओगे कि भाई उनकी लाइफ पे ये इफ़ेक्ट पड़ेगा, उनको इतना पैसे का फ़ायदा होगा, इतने लोगों को रोज़गार मिलेगा हमारे प्रोजेक्ट की वजह से, और जिन लोगों को हम यहाँ से हटा रहे हैं, जगह खाली करा रहे हैं, तो उन लोगों को हम दूसरी जगह पे जो है वो सेट कर रहे हैं, दूसरी जगह पे सेटलमेंट दे रहे हैं, और यहाँ पे हम उनके पास में सपोज़ करो 10 बीघा ज़मीन थी तो हमने उसके एवज में उनको वहाँ पे 20 बीघा ज़मीन दी है और हर परिवार को एक नौकरी दी है। इस टाइप से जो भी आपके प्रोजेक्ट से बेनिफिट होंगे या वो आपने लिखने हैं, जब असेसमेंट आप कर रहे हो बताना है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने लोगों को तो वहाँ से हटा दिया और बाद में लोग दर बदर ऐसे ही घूम रहे हैं बेचारे। तो उसके लिए रिहेबिलिटेशन जो है टर्म होती है, जब हम किसी को भी एक जगह से हटा के दूसरी जगह पे बसाते हैं। तो इस टाइप से आप कंप्लीट अपना एक
सोशो इकोनॉमिक और हेल्थ असेसमेंट करते हो। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अपने जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में थे वो सारे कवर कर लिए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये टॉपिक समझ में आए होंगे। और ये जो पूरा का पूरा EIA है, शुरू से लेके डेफिनेशन से लेके आखिरी असेसमेंट तक ये आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों अपने व्यूज़ जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया मुझे ज़रूर दें, और मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे स्टैंडर्ड क्वालिटी के लेक्चर आपके लिए लेके आऊँ और पॉइंट टू पॉइंट, क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपके साथ में मैं डिस्कस करूँ। दोस्तों मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ में है। सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सदा खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।